जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 22 जनवरी 2018 में पूछे गए एसएससी जेईई के जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है वो इस वीडियो में देखेंगे। कुल 42 क्वेश्चन का संग्रह है इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। 42 क्वेश्चन पे अच्छी पकड़ बनाएंगे और अच्छे से हर टॉपिक को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक व्यय का उदाहरण है। तो आपको पता है कि प्रारंभिक व्यय क्या होता है? जो शुरू में जो खर्च किया जाता है, किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए जो निवेश करते हैं शुरू में, उसको प्रारंभिक व्यय कहते हैं और वो एक पूंजी कहलाता है। ठीक है, इसको कहेंगे पूंजीगत व्यय। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूंजीगत व्यय। अगला क्वेश्चन देखिए, तृतीयक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधि शामिल नहीं की जा सकती? तो दोस्तों देखिए, तृतीयक क्षेत्र में आपका मधुमक्खी पालन नहीं शामिल की जा सकती। कैसे? देखिए ये मधुमक्खी पालन है, कैसे? तो ये आप ध्यान देंगे। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों? तो कृषि पालन हो जाएगा, मत्स्य पालन अर्थात मछली पालन, ठीक है, पशुपालन और आपका खनन का कार्य जो हो गया, ये सब दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में दोस्तों क्या आते हैं? तो जो औद्योगिक क्षेत्र हो गया, जैसे चीनी औद्योगिक हो गया, ठीक है, कपड़ा का उद्योग हो गया और कोई निर्माण विनिर्माण का कार्य हो गया। ठीक है, तो ये आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र दोस्तों क्या आता है? तृतीय क्षेत्र में देखिए सेवा संबंधित चीज आता है, जैसे बीमा हो गया, बैंक हो गया, ठीक है, आपका कॉल सेंटर में काम करना, ठीक है, ये सब क्या है? सेवा वाला काम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो ये आपका ये आएगा तृतीय क्षेत्र में, ये आएगा तृतीय क्षेत्र में और ये भी आएगा तृतीय क्षेत्र। तो कौन तृतीयक में कौन नहीं है? तो दोस्तों ये मधुमक्खी पालन, ये पहले में आता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वजनिक क्षेत्रक इकाई के लिए सही है? तो दोस्तों आप इसका ऑप्शन को पढ़ेंगे, अधिकांश परिसंपत्तियों का स्वामित्व लोगों के समूह के पास होता है। ऑप्शन बी, अधिकांश परिसंपत्तियां बड़ी कंपनियों के स्वामित्व में होती हैं। कि ऑप्शन सी, अधिकांश परिसंपत्तियां सरकारी स्वामित्व में होती हैं। ऑप्शन डी, अधिकांश परिसंपत्तियां एक व्यक्ति के पास होती है। ठीक है, एक व्यक्ति के पास होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, अधिकांश परिसंपत्तियां सरकारी स्वामित्व में होती है। ठीक है, आपको पता है कि जो अधिकांश परिसंपत्तियां होती हैं वो सरकार के ही अंडर में होती है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो 2011 में जो जनगणना हुई थी तो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या जो है वो हमारे भारत की रही थी। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी। तो दोस्तों मुझे आप बताएंगे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में मानव विकास के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास पे जोर दिया गया है और ये जो टाइम था 5वीं पंचवर्षीय योजना का, ये टाइम था 1992 से 1997। ठीक है, याद रखेंगे 1992 से 1997। और ये पूछा जाएगा कि ये पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल। ठीक है, जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पे ये पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसी पंचवर्षीय योजना में भारत WTO का सदस्य भी बना था। कौन से तारीख को? तो 1 जनवरी 1995 को भारत WTO का सदस्य बना था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा WTO का ये आपका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और उसके बाद पूछा जाएगा इसके महानिदेशक कौन है? तो नागोजी ओंकाजा-इवेला महानिदेशक है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन विचारक यानी राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना से संबंधित है? तो मैकाइवर, सुकरात, रूसो, प्लेटो। तो ऑप्शन है रूसो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? तो ये कथन है अरस्तु का। ये कथन किसका है दोस्तों? अरस्तु का ये कथन है कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और एक बुरा नागरिक बुरे राज्य का निर्माण करता है। तो ये अरस्तु कहना है। और आप परिचित हैं इस बात से कि सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। और अरस्तु के गुरु कौन थे? तो प्लेटो थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए अब हम 8वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला 8वां प्रश्न है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है। तो दोस्तों देखिए
पंचायत यानी कि ये स्तर पे 3 समिति में बांटा गया है। आपका एक हो जाता है ग्राम पंचायत गांव के लिए, ठीक है, उसका होता है ब्लॉक के लिए ब्लॉक समिति होता है, और जिला के लिए जिला परिषद होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, ठीक है। तो जो आपका जो ब्लॉक समिति है, ठीक है, ब्लॉक स्तर बनी जो मतलब पंचायत समिति है, जो ब्लॉक समिति की पंचायत समिति, ये जो पंचायत समिति है ब्लॉक स्तर पे के लिए, तो ये दोस्तों प्रशासनिक प्राधिकरण के अंतर्गत में होता है, ठीक है, प्रशासनिक प्राधिकरण, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों संसद के सदस्यों के वेतन का निर्धारण जो है ये दोस्तों संसद खुद करती है, यानी पार्लियामेंट, ठीक है, संसद खुद करती है। और दोस्तों संसद में राज्यसभा में अगर आज सदस्य बनना है, संसद में राज्यसभा के लिए सदस्य बनना है तो 30 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। और संसद द्वारा जो अन्य अर्हताएं मांगी गई होंगी तो वो भी होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों कौन से अनुच्छेद के तहत ये संसद दोस्तों जो है कि अपने सदस्यों को वेतन देता है? तो अनुच्छेद 106, ठीक है, अनुच्छेद 106 के तहत संसद को यह अधिकार है कि ये अपने सदस्यों को वेतन देंगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है 8वीं अनुसूची भाषाएं, यानी 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात की गई है, 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो बिल्कुल ठीक बात है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं दूसरी अनुसूची यानी शपथ प्रारूप, ये दोस्तों सही सुमेलित नहीं लग रहा है, और पूछा भी है कि सुमेलित कौन नहीं है। देखिए दोस्तों दूसरी अनुसूची में दोस्तों वेतन की बात करी गई है, और तीसरी अनुसूची में शपथ की बात करी गई है, लेकिन यहाँ दिया है दूसरी अनुसूची शपथ प्रारूप। दोस्तों यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि पूछा है सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है, तो यही गलत है। दूसरी वाले में आता है दोस्तों, दूसरे में क्या आता है? तो आपका वेतन आता है, ठीक है, बाकी नीचे सब सही है। अगला प्रश्न देखिए, चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया था? तो दोस्तों चीनी यात्री जो सुंग यून है ये 518 ईस्वी में भारत आया था। देखिए दोस्तों चीनी यात्री में वेनसांग भी है, फाहियान भी है, ठीक है। दोस्तों फाहियान किसके दरबार में आया था? तो विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में कौन आया था? तो फाहियान आया था। और अगर आपसे पूछा जाएगा वेनसांग किसके दरबार में, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ठीक है। पूछा जाएगा सुंग यून भारत कब आया था? तो 518 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? तो दोस्तों ये था बिहार में, ठीक है, ये था बिहार में, याद रखेंगे ये था बिहार में। अगला प्रश्न देखिए, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों बहमनी राज्य का संस्थापक हसन गंगू था, ठीक है, हसन गंगू। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ? ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये उस समय जब खिलाफत आंदोलन का जब प्रारंभ हुआ तब दोस्तों उस समय वहाँ पे चेम्सफोर्ड था, चेम्सफोर्ड का शासन था, ठीक है, चेम्सफोर्ड। और दोस्तों याद रखें, टाइम याद रखेंगे 1916 से 1921, 1916 से 1921, ठीक है, ये जो कि इतने में शासन किया था कौन? चेम्सफोर्ड किया था। और दोस्तों इसी में आपका वो जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, ये सब इसी टाइम में आया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना इनमें से किसने की? अगर आपने प्रश्न पढ़ने में थोड़ी सी भी चूक की तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ऐसे देखिए, जल्दबाजी में स्वामी दयानंद सरस्वती लगा देंगे लोग, लेकिन दोस्तों इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है आर्य महिला समाज, तो सही आंसर होगा पंडिता रमाबाई, ठीक है। पंडिता रमाबाई ने 1881 में दोस्तों किसकी स्थापना की थी? तो आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे? तो पुणे में की थी। और 1889 में, ठीक है, 1889 में इन्होंने एक मिशन लाया था विधवाओं के लिए, शारदा, ठीक है, शारदा नाम करके था। अगला प्रश्न देखते हैं, दस्त-ए-काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो दस्त-ए-काबिर मरुस्थल दोस्तों ईरान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है?
ईरान में है। देखिए दस्त ए काबिर और एक मरुस्थल और याद रखेंगे, दस्त ए लूत, ठीक है, दस्त ए लूत और दस्त ए काबिर, ये दोनों मरुस्थल दोस्तों ईरान में है। और दोस्तों पूछा अगर जाए आपसे कि ईरान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो देमाबंद है। क्या नाम है दोस्तों? देमाबंद है, ठीक है। और ये एलबुर्ज पर्वत पे है, ठीक है, याद रखेंगे एलबुर्ज पर्वत पे। कौन सा सबसे ऊंची चोटी ईरान की सबसे ऊंची चोटी देमाबंद है। जैसे नेपाल की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है और ये दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। उसी प्रकार ईरान की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? देमाबंद है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन जो कि एसएससी जेईई में पूछे गए थे एग्जाम में, उन्हीं को मैं करा रहा हूं। तो ऐसे ही ये वीडियो जारी रहेगा और अच्छे मैं स्टैटिक जीके क्वेश्चन कराऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एक लाइक दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, तो हम पहले परत देख लेते हैं। पृथ्वी की जो परत है, जिसे मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है। तो दोस्तों देखिए भूकंपीय तरंगों के आधार पर, याद रखेंगे, भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 परत में बांटा गया है। कैसे दोस्तों देखिए, एक ऐसे खाका निकाल लिया गया था और ऐसे कुछ ऐसे मतलब पृथ्वी का ऐसे एक हिस्सा टुकड़ा जो है कि मान लिया गया, निकाल लिया गया। और सबसे ऊपरी परत को दोस्तों लिथोस्फीयर कहा गया था, ठीक है। सबसे ऊपरी परत को लिथोस्फीयर कहा गया था। और ये लिथोस्फीयर की जो दोस्तों चौड़ाई है वो कितनी है? तो 100 किलोमीटर है, ठीक है। 100 दोस्तों 100 में बहुत होता है, ठीक है। लिथोस्फीयर 100 किलोमीटर। लिथोस्फीयर के अंदर दोस्तों पाइरोस्फीयर, ठीक है। क्या दोस्तों नाम है? पाइरोस्फीयर। इसका हिंदी है मिश्रित मंडल। तो दोस्तों पाइरोस्फीयर यानी कि अब ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग क्या है? पाइरोस्फीयर है। तो पाइरोस्फीयर की दोस्तों बात करें तो इसकी जो दोस्तों चौड़ाई थी 2880 किलोमीटर थी, ठीक है। कितनी? 2880 किलोमीटर थी पाइरोस्फीयर की। दोस्तों इस पाइरोस्फीयर में बेसाल्ट की अधिकता है, ठीक है। किसकी अधिकता है? बेसाल्ट की, याद रखेंगे। और सबसे आंतरिक जो परत है तो दोस्तों है बेरिस्फीयर। कौन सा है? बेरिस्फीयर है, ठीक है। तो बेरिस्फीयर में दोस्तों आयरन और निकिल की अधिकता पाई गई है बेरिस्फीयर में। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा, पूछा भी गया है निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहेंगे? बेरिस्फीयर। अगला प्रश्न देखिए, ब्लू नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो देखिए यहाँ पे नील नदी नहीं पूछा गया है, ब्लू नील नदी पूछा गया है। तो ब्लू नील नदी दोस्तों ये टाना झील से निकलती है, ब्लू नील नदी, ठीक है, टाना झील से। टाना झील दोस्तों कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है इथियोपिया। इसी इथियोपिया की सबसे बड़ी झील है ताना झील और इसी ताना झील से ब्लू नील नदी का उद्गम होता है। अगर पूछा जाएगा नील नदी, सिर्फ केवल नील नदी, ठीक है, नाइल रिवर, तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील और इसी विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है। और ये दुनिया की सबसे लंबी नदी भी है। कौन सी है? नील नदी है, ठीक है। और दुनिया की सबसे चौड़ी नदी पूछा जाएगा तो अमेजन नदी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भगीरथी कहाँ मिलकर गंगा बनती हैं? बहुत दोस्तों आसान सवाल है, इसका जवाब हो जाएगा देवप्रयाग, ठीक है। देखिए दोस्तों जब मैं पढ़ाऊंगा आपको अगला लेक्चर, जब मेरा जियोग्राफी का आएगा भारत की नदियां, तो उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा कि गंगा की नदी का उद्गम कैसे कैसे हुआ है। तो उसी में 5 प्रयाग हम लोग पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सन 2028 में कहां आयोजित किया जाएगा? दोस्तों देखिए 2028 में, देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है लेकिन फिलहाल 2028 तक काम देगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया हूँ। 2028 में दोस्तों ये होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलिस में होगा जो कि अमेरिका में है, ठीक है। 2024 वाला कहाँ पे होगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा दोस्तों, ये होगा फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा, ठीक है। और 2020 वाला तो आपको पता ही है, टोक्यो जापान में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, यू आर यूनिक द्वारा लिखी गई है। तो यू आर यूनिक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा यू आर यूनिक लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स का एक प्रकार है। तो डॉट मैट्रिक्स का एक प्रकार वो है दोस्तों प्रिंटर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीयक संग्राहक उपकरण केवल डाटा संग्रहित कर सकते हैं परंतु वह नहीं कर सकते। मतलब ये जो सेकेंडरी स्टोरेज हैं ये क्या नहीं कर सकते? तो दोस्तों अंकगणितीय परिचालन भी नहीं कर सकते, तार्किक परिचालन भी नहीं कर सकते, फैच परिचालन भी नहीं कर सकते, अर्थात सभी विकल्प सही हैं, ठीक है, सभी विकल्प सही हैं।
अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु तथा अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? तो धातु, अधातु, उपधातु ये तीनों दोस्तों पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सीना बार किसका अयस्क है? तो दोस्तों ये पारा का अयस्क है। ठीक है, सीना बार दोस्तों किसका अयस्क है? ये पारा का अयस्क है और पारा का परमाणु क्रमांक 80 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा बिंब के आकार के समान होता है? दोस्तों आपको पता है कि जब समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो उसके प्रतिबिंब का आकार। तो आइए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा 27वां प्रश्न है, एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? ठीक है, मतलब एक हाइड्रोजन है, उसके जो परमाणु का द्रव्यमान होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होगा? तो 1837 गुना होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कपड़ों में पॉलिएस्टर हो सकता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है पॉलीकॉट, ऑप्शन सेकेंड है पॉलीवुल, ऑप्शन थर्ड है टेरिकॉट। तो ये तीनों में ही पॉलिएस्टर पाया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड सभी, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? ठीक है, देखिए पावर का जो फार्मूला होता है वो पावर इक्वल टू V इंटू आई भी होता है और उसके बाद I स्क्वायर R भी होता है। ठीक है, और V स्क्वायर बाई R भी होता है। ठीक है, ये सब होता है लेकिन आई आर स्क्वायर नहीं होता है और क्वारा निरूपित नहीं करता, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, आई आर स्क्वायर। ठीक है, बाकी ये तीनों होता है पावर का फार्मूला। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? कहने का मतलब ये है कि कोई धनावेशित कण है जो पश्चिम की ओर प्रक्षेपित हो रही है। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश अब वो उत्तर की ओर घूम गई। ठीक है, तो क्या हो सकता है? इसका मतलब उसका जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कौन सी होगी दोस्तों? तो ये ऊपर मुखी होगी। कौन सी होगी? ऊपर मुखी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन धनावेशित नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत आसान प्रश्न था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन विडावेशित है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों विटामिन जो है जल में घुलनशील जो विटामिन है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और एक होता है विटामिन सी। ये दोनों जल में घुलनशील हैं और बाकी विटामिन के, ई, डी, ए ये दोस्तों वसा में घुलनशील होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जल में घुलनशील, तो विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों के विकास में मुख्य समस्या नहीं है? ये 40वां प्रश्न है। इससे पहले हम लोग 32 के बाद 33 देख लेते हैं। ठीक है, स्तंभ क में दिए गए शब्दों का स्तंभ ख के साथ मिलान कीजिए। यहाँ मेढक है, पत्तियां है, केचुआ है और यहाँ त्वचा, रंध्र, फेफड़े तथा त्वचा। यहाँ को बताना है कि कौन सा किसके द्वारा श्वसन का क्रिया करता है। तो देखिए मेढक जो है वो फेफड़े तथा त्वचा के द्वारा श्वसन की क्रिया को करता है, यानी हमें मिल गया पहले का थर्ड। ठीक है, पहले का मिलान थर्ड से हो गया। उसके बाद पत्तियों की बात करें तो पत्तियों में रंध्र द्वारा श्वसन की क्रिया होता है, तो हमको मिल गया दूसरे का दूसरा। केचुआ जो है वो त्वचा के द्वारा श्वसन क्रिया करता है, तो थर्ड का हमें मिल गया फर्स्ट। ठीक है, और ऑप्शन मैच कराएंगे तो ऑप्शन ए एकदम सही मैच कर जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव हृदय में कक्षों अर्थात चैम्बर की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में दोस्तों 4 चैम्बर होते हैं अर्थात 4 कक्षा होते हैं। ऊपर के 2 को अलिंद कहते हैं और नीचे के 2 को निलय कहते हैं। ऊपर में अगर बायां है तो बायां अलिंद, दायां है तो दायां अलिंद और नीचे में बायां है तो बायां निलय, दायां है तो दायां निलय। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता? तो दोस्तों ये जीव द्रव्य तंतु उपस्थित नहीं होता। ठीक है, जीव द्रव्य तंतु, यहाँ ऑप्शन डाल दे रहा हूँ, जीव द्रव्य तंतु जो है वो उपस्थित नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, दूरदृष्टि दोष, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लगभग आता ही है। दूरदृष्टि दोष अर्थात हाइपरमेट्रोपिया के क्या कारण हैं? तो क्या कारण हो सकते हैं भाई? देखिए
दूरदृष्टि दोष का मतलब अगर ये नेत्र है, नेत्र में यहाँ पे रेटिना बिंदु है, तो दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। इसका मतलब ये होता है कि जो अभिनेत्र लेंस है वो पतला हो गया है। अभिनेत्र लेंस दोस्तों कैसा हो गया है? पतला हो गया है। और जब अभिनेत्र लेंस जब पतला होगा तो पतला होने पर इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो इसमें ऑप्शन मैच करिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक होना, यही बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक लाभदायक होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल जीवाणु, केवल जीवाणु अर्थात ओनली बैक्टीरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो देखिए, औद्योगिकीकरण में वृद्धि करेंगे तो जल की कमी होगी, बढ़ती जनसंख्या के कारण भी जल में कमी होगी, जल संसाधनों का अगर कुप्रबंधन करें तो भी जल की कमी होगी। जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है तो वो वन रोपण है। वन रोपण करने से जल कम नहीं होगा, इनफैक्ट बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी गैस हरित गृह यानी ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सही आंसर है। देखिए 39 प्रश्न के बाद अब हम लोग 40वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों के विकास में मुख्य समस्या नहीं है? ऑप्शन पढ़िए, कुछ व्यक्तियों के कुछ लालच व संसाधनों का ह्रास। अगला ऑप्शन है, कुछ व्यक्तियों के हाथ में संसाधनों का संचय। अगला ऑप्शन है, संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा। यही ऑप्शन ठीक है। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण, यही ऑप्शन सी वाला दोस्तों क्या है? सही है। संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा, यही ऑप्शन सही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये 40 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन और बाकी है, उसको भी कर लेते हैं। तो देखिए सबसे लास्ट का ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? ऑप्शन ए है उद्यान, ऑप्शन बी है घरेलू मछली घर, ऑप्शन सी है वनस्पति उद्यान, ऑप्शन डी है घास का मैदान। तो सही आंसर है